हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th की साइंस, जिसमें हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जो पादप होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो कैसे जनन करते हैं, कैसे अपनी जैसी नई संतति को उत्पन्न करते हैं। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कि जो पादप होते हैं उनमें जो अलैंगिक जनन होता है वो कैसे होता है। अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। हमने अपनी पिछली कक्षा में ये अच्छे से देखा था कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अलैंगिक जनन करते हैं, और जो अलैंगिक जनन होता है उनमें बिना बीज और बीजाणुओं के भी हम क्या कर सकते हैं, पेड़ का जनन कर सकते हैं, यानी नया जो पेड़ है वो उत्पन्न कर सकते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं। तो जो अलैंगिक जनन होता है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार से होता है। पहला है कायिक प्रवर्धन, दूसरा है मुकुलन, तीसरा है खंडन और चौथा है बीजाणु निर्माण। जो कायिक प्रवर्धन होता है उसमें क्या होता है कि जो पेड़ पौधे का तना होता है, जो शाखा होती है, उससे क्या करते हैं, उससे हम नए पेड़ का निर्माण करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हम गुलाब की कलम को लगाते हैं। जैसे हम जो आलू है उसको क्या करते हैं, उसमें जो अंकुर आते हैं उसको जमीन में बोते हैं, या जमीन में जब बोते हैं तो उससे ही हमें नया आलू का जो पौधा है वो मिलता है। ऐसे ही अनेक प्रकार के और पौधे भी हैं जो कायिक प्रवर्धन से उगाए जाते हैं। मुकुलन यानी मतलब एक ही जीव क्या करता है, बिना किसी जनन के दूसरे संतति का उत्पन्न करता है, अपनी जैसी किसी दूसरी संतति का उत्पन्न करता है। जैसे कि ईस्ट हो गए, ईस्ट क्या करता है, ईस्ट धीरे धीरे क्या करता है, जैसे एक ईस्ट है वो मुकुलन करके 2-3 और ईस्ट का निर्माण करते हैं। तो मतलब धीरे धीरे वो अपनी खुद की ही जो जनन प्रक्रिया है उसमें खुद ही भाग लेते हैं। जो खंडन होता है, खंडन यानी टूटना, खंडन यानी तोड़ना या टूटना। तो कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, खुद ही अलग अलग भागों में टूट जाते हैं। यानी एक पेड़ है तो वो पहले एक था, फिर वो क्या हुआ, फिर वो 2 भागों में टूट गया, फिर ये फिर 2 भागों में टूट गए। तो ऐसे ही जो खंड था, जो अलग अलग भाग था, उसने क्या किया, उसने एक नया पौधा उगा लिया। तो खंडन विधि द्वारा एक जो पौधा होता है वो अपने ही भाग से दूसरे पौधे का निर्माण कर लेता है। बीजाणु निर्माण, हमने सुना है कि जो क्या होते हैं, पंछी होते हैं और धूल आदि होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक फूल का जो बीज होता है, जो फूल की बीजाणु निर्माण यानी एक फूल का जो बीज है, एक पादप का जो बीज है, वो किसी दूसरी जगह पर गिर जाना, या जो पौधा है उससे ही बीज का क्या हो जाना, बीज का निर्माण होकर जमीन पर स्वतः ही गिर जाना, और फिर उस बीज से नए पौधे का निर्माण होना। चलिए देखते हैं कि करके क्या है। कायिक प्रवर्धन, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। जी हाँ, हमने ये पढ़ लिया कि जो कायिक प्रवर्धन है वो एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली, मुकुल जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नए पादप प्राप्त किए जाते हैं। जो कायिक प्रवर्धन होता है उसमें क्या होता है, उसमें हम किसी पेड़ की मूल यानी जो जड़ है, जो तना है और जो पत्ती है, किसी पेड़ का जो जड़ है, उसका जो तना है या पत्ती है या फिर कली है, जैसे गुलाब की कली है, उससे क्या कर सकते हैं, हम उससे उसी जैसे दूसरे पादपों को उगा सकते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं इसके कायिक अंग। हमने देखा था कि जिस भाग से हम जनन करते हैं पेड़ पौधों के, वो क्या होते हैं, वो होते हैं उसके कायिक अंग। तो जो कायिक प्रवर्धन वाले पेड़ पौधे होते हैं उनके कायिक अंग क्या है, उनके कायिक अंग मूल, तना, पत्ती अथवा कली है। लेकिन इसमें हमने बीज का जिक्र नहीं किया, यानी बिना बीज के जो सिर्फ मूल यानी जैसे हमने क्या किया, हमने
हमने प्याज उगाना है तो हम प्याज का क्या करते हैं, हम प्याज के मूल को ही रोपित कर लेते हैं। जैसे हम गुलाब का जो टहनी होती है, जो तना होता है, उसको रोपित करते हैं तो उससे नया गुलाब क्या होता है, हमें मिलता है। और कुछ पेड़ पौधे क्या होते हैं, पत्तियों की सहायता से, जैसे आप यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे, ये एक जो पौधा है ये क्या होता है, ये अपनी पत्ती से ही जनन करता है। इसकी पत्ती में ही क्या होता है, अंकुरण होता है, जिससे ये नए, इसी के जैसे नए पौधों का निर्माण करता है, जो कि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जो ये जनन है, जो ये अलैंगिक जनन है, इसमें जो जनन हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो मूल, तने और पत्तियों की सहायता से हो रहा है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं, क्योंकि कायिक अंगों द्वारा जनन हो रहा है। इसलिए हम नाम को भी कोरिलेट कर सकते हैं कि कायिक अंगों द्वारा जनन होना ही क्या है, कायिक प्रवर्धन। एक एक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं। एक्टिविटी 8.1, गुलाब अथवा चंपा के पौधे की एक शाखा को उसकी पर्ण संधि से काटिए। पर्ण संधि तने या शाखा का वह भाग जहां से पत्ती निकलती है। आपने क्या करना है, आपके आसपास ऑफ कोर्स क्या होंगे, गुलाब के पेड़ पौधे होंगे, या जो चंपा है ये भी एक फूल होता है, उसका जो पौधा होगा वो होगा। तो आपने क्या करना है, उसको काटना है। और काटना कहाँ पे से है, जहां पर से नई शाखा उग रही हो, मतलब गुलाब की जो नई पत्तियां है या नई शाखा है, वहां पर से उसको काट देना है। शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं। और जो ये शाखा का टुकड़ा आपने लिया, आप लोगों ने अमूमन देखी होगी गुलाब की कलम, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कलम या कर्तन। अब कलम को मिट्टी में दबा लीजिए। अब क्या करना है आपको, इस जो आपने कलम ली गुलाब की, उसको मिट्टी में कहीं पर दबा लेना है। कलम को प्रतिदिन पानी दीजिए और इसकी वृद्धि को देखिए। अब जो कलम है उसको क्या चाहिए, उसको पानी तो चाहिए। हम जानते हैं किसी भी पौधे को पानी क्या है, मस्ट है। जैसे हमारी बॉडी के लिए पानी क्या है, हमें जीवित रखने के लिए बहुत जरूरी है, वैसे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको भी पानी की आवश्यकता होती है, तभी तो वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कर पाएंगे, अपना भोजन बना पाएंगे और फिर जीवित रह सकते हैं। तो हमने उसको क्या करना है, उसको पानी देना है, लेकिन इतना भी नहीं कि पौधा खराब हो जाए। एक निश्चित मात्रा में जितनी उसको जरूरत हो, तो हम थोड़ा थोड़ा करके प्रतिदिन उसको क्या देंगे, पानी देंगे और इसकी वृद्धि को देखेंगे और देखेंगे कि ये पौधा कैसे जमीन में अपनी पकड़ बना रहा है और कैसे धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। धीरे धीरे इस पे और टहनियां निकल रही हैं और कलमें निकल रही हैं, फिर पत्तियां निकली और फिर फूल भी निकले। नोट कीजिए कि जड़ मूल से निकलने और नई पत्तियों के निकलने में कितने दिन लगते हैं। तो लगभग आप जब नोट करोगे तो लगभग आपको 15 से 20 दिन क्या होंगे, इस पेड़ को अच्छे से जमने में लग जाएंगे। जो आपने कलम लगाए उस पे नए फूल खिलने स्टार्ट हो जाएंगे और मौसम के अनुसार अलग अलग जगहों पर हो सकता है अलग अलग टाइम पीरियड लगे। इसी क्रियाकलाप को जल से भरे पात्र में मनी प्लांट का पौधा उगाकर दोहराइए और अपने परीक्षणों को नोट कीजिए। तो आप लोग अवश्य यह क्रियाकलाप, यह एक्टिविटी करोगे। आपके घर पे मनी प्लांट का पौधा हो सकता है, बहुत सारों के घर पे क्या हो, मनी प्लांट का पौधा हो। ये पौधा क्या होता है, ये पौधा हम घर के अंदर रखते हैं और किस में रखते हैं, हम पानी के गमले में रखते हैं या पानी से भरे पात्र में हम मनी प्लांट को रखते हैं। मनी प्लांट क्या होता है, मनी प्लांट का भी हम कलम लगाते हैं, यानी जो मनी प्लांट का तना होता है उसी को हम क्या करते हैं, अपने घरों पर लाते हैं और फिर उसको लगाते हैं। तो जो आप ये दोनों एक्टिविटी करोगे तो फिर जो आपका रिजल्ट आएगा उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे और देखोगे कि क्या डिफरेंस है कि जो मनी प्लांट का पौधा है वो कितने टाइम में ग्रो अप हुआ, कितने टाइम लगा उसको उगने, उसको वृद्धि करने में, और जो गुलाब है उसको कितना टाइम लगा। आपने पुष्प कलिकाओं से पुष्पों को खिलते हुए देखा होगा। हमने देखा है कि जो पुष्प होता है वो कैसे खिलता है, पुष्प कलिकाओं से। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष, पत्तियों के पर्ण संधि से जुड़ाव का बिंदु में भी कलिकाएं मुकुल होती हैं। और हमने ये भी देखा है कि जो
उत्पत्तियां होती है, उनका जो पर्ण संधि होती है, वहां पर भी जो कलिकाएं होती है, जो नए फूल होते हैं वो खिलते हैं। ये कलिकाएं प्ररोहों अंकुरों के रूप में विकसित होती हैं। और जो ये कलिकाएं होती हैं ये किस रूप में होती हैं? ये अंकुर, जैसे हम क्या बोलते हैं, हम चना भिगोते हैं और जब हम सुबह देखते हैं तो उसमें क्या निकले होते हैं? उसमें अंकुर निकले होते हैं। वैसे जो ये कलिकाएं हैं ये भी क्या है? ये भी अंकुरों के रूप में विकसित होती हैं और इनको कहते हैं कायिक कलिकाएं। कायिक कलिकाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कौन सा भाग है? ये दूसरे पौधे को निर्माण करने के लिए पौधे का जनन अंग है। और कौन सा भाग है? कलिका है। और कायिक यानी जनन करने में सहायक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसको कायिक कलिकाएं कहते हैं। कली में एक छोटा तना होता है जिससे चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां एक दूसरे के ऊपर कली में एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व कलिकाएं कली में एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित रहती हैं। और जो कली होती है उसमें क्या होता है? उसमें हमें एक छोटा सा तना दिखाई देता है जिसके चारों ओर क्या होती हैं? पत्तियां अध्यारोपित रहती हैं। कायिक कलिकाएं भी नए पादप को जन्म देती हैं। और जो एक कायिक कलिकाएं होती हैं, जो कायिक तना होता है वो भी क्या करता है? वो और नए पौधों को जन्म देता है। यानी हमने लगाई तो एक कलम थी, लेकिन उस कलम से हमें क्या मिलता है? एक बड़ा पौधा मिल जाता है गुलाब का, उससे और कली खिल जाती है और कलम हम निकाल सकते हैं। यानी जो पेड़ की एक कली थी उसने भी क्या किया? उसने भी और कलिकाओं का निर्माण किया। अब देखते हैं जो मुकुलन होता है वो क्या होता है। आपने पहले ईस्ट के बारे में पढ़ा है। हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था श्वसन, उसमें हमने देखा था कि जो ईस्ट होता है ये क्या है? ये एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, यानी ये हमें हानि नहीं पहुंचाता है। जैसे ब्रेड में, अल्कोहल में इसका क्या किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है। मतलब ये हमारा मित्र जीव है, मित्र सूक्ष्म जीव है जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। और जो ये ईस्ट होता है ये इतना सूक्ष्म होता है कि जिसे हम ऐसे ही नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो ईस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन अर्थात जनन करने लगता है। और जो ईस्ट होता है ये क्या करता है? अगर इसको अच्छा पोषण मिल रहा हो तो ये क्या करता है? बस मात्र कुछ ही घंटों में जनन कर लेता है और अधिक ईस्टों का निर्माण कर लेता है। याद रखिए कि ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। जो ईस्ट है वो क्या है? वो एक कोशिकीय जीव है। हमने पढ़ा है कि जो कोशिकाएं होती हैं वो हमारी शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है, या किसी भी जीव के शरीर की जो सूक्ष्मतम इकाई है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कोशिका कहते हैं। हम देखते हैं कि ये जनन कैसे करते हैं। तो चलिए हम भी देखते हैं कि कैसे जो ईस्ट है वो जनन करता है। ईस्ट ईस्ट कोशिकाओं के बाहर निकलने वाले छोटे छोटे बल्ब जैसे प्रवर्धक मुकुल या कली कहलाते हैं। ये मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनन कोशिकाओं में मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनन कोशिका से विलग होकर नई ईस्ट कोशिका बनाता है। नई ईस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई ईस्ट कोशिकाएं बनाती हैं। कभी कभी नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं जिससे एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है। यदि यह प्रक्रम चलता रहा तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में ईस्ट कोशिकाएं बन जाती है। अब जो ये ईस्ट होता है ये क्या करता है? ये कुछ ही घंटों में जनन कर लेता है। यानी अगर इसको अच्छा पोषण मिले तो ये कुछ ही घंटों में जनन कर लेता है।
ये ईस्ट की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। ये क्या है, ये एक ईस्ट है। उतना अच्छा तो मैं ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं ये क्या है, ईस्ट है। ये क्या है, एक कोशिकीय जीव है और इस ईस्ट ने क्या किया, कुछ ही घंटों में और अधिक, मतलब एक और ईस्ट का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। फिर जो ये ईस्ट था ये दो में भाग विभाजित हो गया, तो फिर जो ये वाला ईस्ट था इसने भी फिर से एक और ईस्ट का निर्माण किया। जो दूसरा ईस्ट था उसने भी एक दूसरा ईस्ट का निर्माण किया। और कभी कभी क्या होता है कि जो ये ईस्ट होता है ये श्रृंखला के रूप में, मतलब बहुत सारे ईस्ट एक साथ क्या होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब एक ही ईस्ट क्या कर रहा है, बार बार ईस्टों का निर्माण कर रहा है। तो बहुत ही कम समय में क्या बन गई, हमें एक श्रृंखला मिल गई जिसमें बहुत सारे ईस्ट क्या है, उत्पन्न हो गए। यानी कि कम समय में भी अधिक संख्या में ईस्ट कोशिकाएं बन जाती हैं। यानी कि जो ईस्ट है वो बहुत कम समय में भी बहुत ज्यादा मात्रा में जनन कर लेते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में उगाते हैं। अब देखते हैं खंडन क्या है। आपने तालाबों अथवा गहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अवपंकी गुच्छे फिसलनधार तैरते हुए देखे होंगे। ये शैवाल हैं। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल दो या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। अब जो खंडन होता है ये हमें कहाँ दिखाई देता है, ये हमें बड़े बड़े जलाशयों में, ठहरे हुए पानी में, जैसे जो रुका हुआ पानी है वहां पर हमें क्या दिखाई देती है, वहां पर हमें हरे रंग के कुछ पौधे दिखाई देते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें शैवाल कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर चित्र में भी देख रहे होंगे कि ये क्या है, ये एक शैवाल का पौधा है। ये क्या करता है, जो ये शैवाल होता है अपने को ही तोड़ लेता है, अपने को ही। जैसे ही ये शैवाल था इसने क्या किया, दो भागों में टूट गया, एक और दो, फिर ये दो, एक और दो में ये टूटा और एक और दो में जब ये टूटा, ऐसे ही क्या हुआ, बहुत सारे शैवाल का निर्माण होने लगा। मतलब एक शैवाल दो में टूटा या दो से भी और अधिक भागों में ये टूट सकता है। फिर 2 से 4, फिर 4 से 8, ऐसे ही क्या हुआ, ये टूटता गया। तो इसका जो जनन था वो क्या था, खंडन था। तो जो इसका जनन था वो क्या है, वो खंडन विधि द्वारा इसमें क्या हो रहा है, जनन हो रहा है। अब देखते हैं जो जीवाणु, अब देखते हैं कि जो बीजाणु निर्माण है वो कैसे होता है। जो अलैंगिक जनन, 4 टाइप के अलैंगिक जनन हमने पढ़े। बीजाणु निर्माण अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते हैं। अध्ययन 1 में दिए गए क्रियाकलाप को दोहराइए। डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणुओं को देखिए। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो ये वायु में तैरते रहते हैं। चूंकि ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए ये लंबी दूरी तय कर सकते हैं। जो बीजाणु, ये प्रोसेस है, जो बीजाणु निर्माण है, आप लोगों ने देखा होगा जो डबल रोटी होती है, जो ब्रेड होता है, अगर उसको हम कभी खुले में रख लें और बहुत समय तक खुले में रख लें तो उसके ऊपर हमें क्या लिखता है, उसके ऊपर हमें एक पतली परत दिखाई देती है। फंगस या कवक की एक पतली सी परत दिखाई देती है, जो क्या होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए अच्छे जीवाणु नहीं है। जैसे कि ईस्ट हमारे शरीर के लिए एक अच्छा जीवाणु था, लेकिन जो कवक है वो हमारे शरीर के लिए अच्छा जीवाणु नहीं होता है। तो जो ब्रेड है जिसपे फंगस लग गई है, कवक लग गया है, हमें उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमने क्या किया, एक ब्रेड को कुछ समय के लिए वायु में रख दिया, तो वायु की उपस्थिति से उसमें क्या हो गए, उसमें कवक उग जाते हैं। और फिर हमने क्या किया, हमने देखा कि जो कवक होते हैं वो क्या होते हैं, वो हवा में उड़ने लगते हैं।
या जो कवक है उनका जो बीजाणु है वो हवा में निर्मुक्त होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि जो कवक होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं और वो बहुत लंबी दूरी तक क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं और जो ये कवक हैं, जो बीजाणु हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये अलैंगिक जनन कर रहे हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसे प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका होता है और जो ये बीजाणु होता है ये इस पे ना तो उच्च ताप यानी ज्यादा गर्मी और ना ही निम्न आर्द्रता का क्या पड़ता है? कोई प्रभाव पड़ता है। जो ये बीजाणु होते हैं ये क्या होते हैं? इनके ऊपर एक सुरक्षात्मक आवरण होता है, एक हल्की सी परत होती है जो कठोर होती है और सुरक्षात्मक इनको सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। इसलिए जो कवक होते हैं वो लंबे समय तक क्या रहते हैं? जीवित रहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं और अगर जो इनको अच्छा एनवायरनमेंट मिले, अनुकूलित परिस्थितियां मिले तो जो ये बीजाणु है ये क्या होते हैं? ये फिर से अंकुरित हो जाते हैं और नए जीवों में विकसित हो जाते हैं। मतलब इनसे और अधिक कवक क्या होंगे? निर्माण होगा। जो जैसे आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख रहे होंगे, कवक में बीजाणुओं द्वारा जनन। जो कवक होता है उसमें कैसे बीजाणुओं द्वारा जनन हो रहा है? ये क्या है? ये कवक जाल हैं जो किसी रोटी, ब्रेड, डबल रोटी आदि के ऊपर बन गई हैं। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होती है? इसमें होती है बीजाणु धानियां। और जब ये बीजाणु धानियां टूटती हैं तो किसमें टूटती है? ये टूटती हैं बीजाणुओं में और ये बीजाणु वायु के साथ क्या कर लेते हैं? गमन कर लेते हैं। फर्ण में बीजाणु द्वारा जनन। जो फर्ण होता है उसमें भी क्या होते हैं? उसमें भी जो उसकी पत्तियां होती हैं उसमें बारीक कवक उत्पन्न हो जाते हैं और उनसे क्या होता है? उनसे जो नया फर्ण का पौधा है वो उत्पन्न होता है। तो हम समझ गए कि जो अलैंगिक जनन होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला कायिक प्रवर्धन, दूसरा मुकुलन, तीसरा हमने पढ़ा खंडन और चौथा हमने पढ़ा तो हम समझ गए कि जो अलैंगिक जनन होता है वो 4 प्रकार का होता है। कायिक प्रवर्धन, खंडन, मुकुलन और बीजाणु निर्माण। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी दूसरी कक्षा में। तब तक के लिए नमस्ते।